गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। मैं दो वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ शॉर्ट नोट्स पर, जो मैंने आपको अवेलेबल भी कराई थी, और फिर मैंने आपको बोला था कि फिर हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। तो आज से हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात सेम है कि हम इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, किस किस फील्ड में क्या एप्लीकेशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, एज यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, uh, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. These critical research areas of biotechnology are first providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzymes. Second is creating optimal condition through engineering for a catalyst to act, and third, downstream process technologies to purify the protein organic compounds. अगर आपने मेरी ऑलरेडी वो दो वीडियो देखी हैं तो आपको मोस्टली चीज़ें यहीं पे समझ में आनी शुरू हो गई होंगी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कौन सी होती हैं और कैटलिस्ट कैसे होते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health. तो फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, वो एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अस टेक ए लुक एट दी थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थ्रो फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फर्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ओके। सेकंड इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये तीन तरह के आपके पास एग्रीकल्चर की बात हुई है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट it was not enough to feed the growing human population. Increased yield have partially have due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practice and use of agrochemical fertilizers and pesticides. आपको पता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम कराते हैं अलग अलग प्लांट्स की। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हुई है। फिर हम वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ग्रोथ करने के लिए, जिससे कि फर्टिलिटी पावर इंक्रीज़ होती है प्लांट्स की। सेकंड, बायो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम पौधों को बचा सकते हैं। ठीक है, हाउएवर फॉर फार्मर्स इन दी डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स are often too expensive, and further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. Okay, is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their fields? Is there is a way to minimize the use of fertilizers and chemical so that their harmful effect on the environmental are reduced? Use of genetically modified crops is a possible solution. हम क्या करते थे कि हम केमिकल्स का यूज़ करते थे फसल को उगाने के लिए, अच्छा करने के लिए। एट दैट टाइम उन केमिकल्स के थ्रू हमारे प्लांट्स बच भी जाते थे, फसल अच्छी हो भी जाती थी, लेकिन जो हमारा सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो लेवल काफ़ी ज़्यादा घट जाता था। तो नेक्स्ट टाइम जब हम कोई नई फसल उगाते थे तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। दूसरी बात यह है कि इन केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट होते थे
जिसके द्वारा काफ़ी फसल खराब हो जाती थी। तो इन सब से बचने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है कि जिसके थ्रू हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो आगे आपको ये सब बताया हुआ है कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called GMO, genetically modified organism. GM plants, genetically modified plants have been useful in many ways. फर्स्ट है आपका मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, कोल्ड डॉट साल्ट हीट, इससे क्या करते हैं, बचा रहा है या टॉलरेंस पावर दे रहा है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है, उनके जो केमिकल्स हैं उनके थ्रू रेजिस्टेंट पावर देता है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, हार्वेस्ट को कम करने में मदद करता है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली exhaustion of fertility of soil. Okay, enhance nutritional value of food, जैसे विटामिन ए enriched rice। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमें मिल रही हैं। इन एडिशन टू दीज uses, genetically modified has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plants, which could decrease the amount of pesticide used. अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट काम शो होता है एग्रीकल्चर में। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम पढ़ते हैं तो आप बीटी का नाम पढ़ते हैं, बैसिलस थ्रिनजेनेसिस का। ठीक है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्रिनजेनेसिस, बीटी फॉर शॉर्ट। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insect without the need for insecticides. In effect, created a biopesticide. Example: BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato, and soybean etc. BT cotton. Some strains of BT produce protein that kill certain insects, such as Lepidopterans या Lepidopterans, tobacco, budworm, armyworm, कोलेप्टेंस, बीटल्स एंड लिप्टेंस, फ्लाइज, मॉस्किटोज। क्या करते हैं कि बीटी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो इन इंसेक्ट्स को मारता है। ठीक है, बीटी फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ योर ग्रोथ। जो प्रोटीन बन रही है वो एक पर्टिकुलर फेज में बन रही है जब वो ग्रोथ कर रहा है। दीज क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। Why does this toxin not kill the bacillus? Actually, the Bt toxin protein exists as inactive protoxins. Bt के अंदर जो टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, लेकिन जो इंसेक्ट है जब वो उस प्रोटीन को अपने अंदर ले लेते हैं, या कह सकते हैं जब उनकी मिड गट में चला जाता है, ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म। तो उस टाइम पे वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वो पहले आपका इनएक्टिव था, उसके बाद वो आपका एक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, जब वो इंसेक्ट्स की मिड गट में चला जाता है। फॉर्म टू टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। नॉर्मल सी बात है, बीटी के पास प्रोटीन है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। इंसेक्ट्स के अंदर गया, मिडगट में गया, तो मिडगट में जो अल्कलाइन पीएच होता है वहाँ पे जो आपका प्रोटीन का क्रिस्टल है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाने पे आपका जो भी इंसेक्ट है वो मर जाता है। दी एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स।
that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. मिडगट में पोर्स कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, तोड़ देता है और फाइनली आपका इंसेक्ट जो है वो मर जाता है. स्पेसिफिक बीटीटॉक्सिन genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. The choice of genes depend upon the crop and the targeted pest. As most Bt toxin are insect group specific, the toxin is coded by a gene called named CRY. There are a number of them. For example, the proteins encoded by the genes CRY first AC, CRY second AB control the cotton bollworms that of CRY first AB control corn borer. नीचे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म्स ए फुल्ली मैच्योर्ड कॉटन बॉल्स. ओके, तो आपको पहले वाली वीडियो भी देखनी है और आपको ये वाली वीडियो भी देखनी है और आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपका यहाँ पे मोस्टली आपका ख़त्म हो जाता है. कल हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट फिर शुरू करेंगे. एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको एनसीईआरटी में जो छुपे हुए पॉइंट्स हैं वो आपको मिल सके, ठीक है, और जिससे आपका एनसीईआरटी पढ़ते हुए कोई भी दिक्कत क्रिएट ना हो. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.